अस्सलाम वालेकुम। आज हम कार्डियोमायोपैथीज़ को डिस्कस करेंगे और कार्डियोमायोपैथीज़ में आज ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने असाइनमेंट भी बनानी है और आपको पिछले लेक्चर्स भी रिवाइज करने हैं। तो मैं इस लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगा ताकि आप जब हम इसको रिवाइज करें ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे तो आप लोगों के पास ये लेक्चर पढ़ने से ज़्यादा जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके लिए रिवाइज करने का टाइम हो। ठीक है, चलो हम आज हम डिस्कस करते हैं मायोकार्डियल एंड पेरिकार्डियल डिजीज़। और मैं आज सिर्फ मायोकार्डियल डिजीज़ पे फोकस करूंगा, पेरिकार्डियल डिजीज़ को मैं नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दूंगा। कार्डियोमायोपैथीज़ में सबसे पहले डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आती है। हमने पहले भी इस बारे में बात कर ली है। बायोवेंट्रिकुलर डायलेशन होती है। इसमें जो बायोवेंट्रिकुलर डायलेशन होगी उसमें क्या होगा कि दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं उनका एंड सिस्टोलिक डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो जो एंड सिस्टोलिक डायमीटर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हो या राइट वेंट्रिकुलर हो, लेकिन एंड सिस्टोलिक डायमीटर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि उनके सेप्टा और जो लेटरल वॉल्स हैं वो दोनों की दोनों में डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। और जब डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा तो उनकी प्रॉब्लम किस में होगी? एम्पटिंग में, राइट? सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग है ये, डायस्टोलिक नहीं है। इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों को ये बात अभी तक तो समझ आ गई होगी कि एम्पटिंग का मसला है, फिलिंग का मसला यहाँ पे नहीं है, बिकॉज डायलेशन हुई हुई है। और डायलेशन की वजह से जो दोनों वॉल्स हैं आपके हार्ट के दो चैम्बर्स की, वेंट्रिकुलर चैम्बर्स की, उन दोनों की दोनों दे सेट अपार्ट। उनकी जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो सारे जो हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रहे, उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे कि वो एम्पटिंग अच्छी तरीके से करवा सकें। और इसकी वजह से वो मसल फाइबर्स जो हैं वो थोड़े से रप्चर्ड हैं और उसकी वजह से डायलेशन हुई हुई है। सो फिर जो वेंट्रिकुलर एंड सिस्टोलिक डायमीटर है वो इंक्रीज हुआ हुआ है और उसकी वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई हुई है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की, वो हाइपरटेंशन होती है। हम आगे पढ़ेंगे। और उसमें क्या हो रहा है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो रही है और इसमें फिलिंग का मसला है क्योंकि अंदर से चैम्बर फुल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक मिनट आपको डायग्राम अगर बना के दिखा सकूँ तो मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें ना अगर हम इस तरह से हार्ट के चैम्बर्स को बनाएं और इस तरह से मैं हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल को शो करूं, तो अगर मैं ये कहूं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो इसमें जो चैम्बर्स होंगे उनकी अंदर की तरफ हाइपरट्रॉफी हुई होगी। देखिए, अंदर की तरफ। ठीक है, यूं ये यूं हाइपरट्रॉफी हुई है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हमने पहले कहा था कि उनकी हाइपरट्रॉफी बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अब बाहर की तरफ होती है और ये सेप्टा और आहिस्ता 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 वो हाइपरट्रॉफी खत्म होती है और एकदम जो रप्चर होते हैं आपकी जो मसल फाइबर्स हैं, जो कार्डियोमायोसाइट्स के फाइबर्स हैं, जैसे ही वो रप्चर होते हैं तो डायलेशन हो जाती है। तो हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं हाइपरट्रॉफी की। अब देख रहे हो कि ये जो अंदर हाइपरट्रॉफी हो गई है, ठीक है, ये जो हाइपरट्रॉफी अंदर की तरफ हो गई है, इसकी वजह से हो ये रहा है कि इसकी अंदर हाइपरट्रॉफी होने की वजह से जो चैम्बर में जगह है वो देखें वो कितनी सी बच गई है। ठीक है, उसमें चैम्बर में बहुत थोड़ी जगह बच गई है जिसकी वजह से अब फिलिंग, अब यहाँ से लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड अंदर आना था उसके लिए सिर्फ ये जगह है फिल करने के लिए, सिर्फ ये। बाकी दोनों तरफ जो है हाइपरट्रॉफी हुई हुई है मस्कुलर वॉल्स की। ठीक है, और सिर्फ उसके पास जगह कितनी सी बची है, ये थोड़ी सी जगह बची है और इस थोड़ी सी जगह से उसने अपने सारा ब्लड को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे जो ब्लड फिल करेगा कितनी पहले जब हाइपरट्रॉफी नहीं थी तो एक अच्छा ज़्यादा बिग डायमीटर था आपके चैम्बर का। अब वो चैम्बर का डायमीटर कम हो गया क्योंकि सेप्टल वॉल और लेटरल वॉल दोनों साइडों पे हाइपरट्रॉफिक मसल है, हाइपरट्रॉफीड मस्कुलर वॉल है। वो हाइपरट्रॉफीड मस्कुलर वॉल की वजह से बीच में बहुत थोड़ा सा डायमीटर रह गया जहाँ पे ब्लड को उसने रिसीव करना है। ठीक है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में आपकी जो मस्कुलर वॉल है, आपकी जो हार्ट वॉल है, वो चैम्बर की जो वॉल्स हैं वो सारी की सारी स्टेसिस में होंगी, स्टैटिक होंगी, वो मूव नहीं करेंगी। ठीक है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी, बहुत लाइट मूवमेंट होगी। इतनी लाइट होगी कि अगर आप उसको 2D एको में देखेंगे तो आपको कभी नज़र आएगी और कभी हो सकता है नज़र भी ना आए वो मूवमेंट। ठीक है, इतनी लाइट। म्यूरल थ्रोम्बाई की वजह से ऑब्लिटरेटिव अगर हो स्पेस ऑक्युपाइंग लियन के तौर पे वो एक्ट करती है और वो उस साइड उस वक्त होता है जब हमने पहले भी बात की थी, जब एथ्रोसेक्लरोसिस होता है। ठीक है, लेकिन ये बाकी से इतनी ज़्यादा ऑब्लिटरेटिव, इतनी
इंपॉर्टेंट नहीं है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डिमिनिश कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे होगी आपको पता है, क्योंकि नाउ द वॉल्स आर सेट अपार्ट, सो दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट वेरी एफिशिएंटली एंड दे डू नॉट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन वेरी इफेक्टिवली कि वो फिर एम्पटिंग करवा सकें और सिस्टली अच्छी करवा सकें। नहीं करवा सकते सिस्टली अच्छी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं है। बोथ वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज होगा, दोनों डायलेट होंगे। फॉर एग्जांपल, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हुआ, एम्पटिंग का मसला शुरू हो गया। एम्पटिंग का मसला शुरू हुआ तो ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? पल्मोनरी वेसल्स में। पल्मोनरी वेसल से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो फिर राइट वेंट्रिकल भी डायलेट करना शुरू हो जाएगा, और डिस्प्लेस्ड एपिकल इंपल्स हमेशा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में मिलेगी, राइट? अच्छा, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट, व्हाई? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है, सर्जिकल भी नहीं है। और कितना आपने सुन लिया कि किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है पाकिस्तान में? बहुत, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं सुना अभी तक कि हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। बाईपास तो रोज़ होते हैं, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो इंटरनेशनली कहीं हो रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में तो मैंने नहीं सुना। तो फिर आप ये देख लें कि अगर इफ़ वंस हार्ट इज़ डायलेटेड, चैम्बर्स आर डायलेटेड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू अनडू इट, ठीक है? उसको वापस नहीं ला सकते हो। एटियोलॉजी, इस्कीमिक, हर चीज़ में इस्कीमिक, मैंने आपको पहले भी बताया था। सारी कॉजेज़ को इकट्ठा कर लें किसी भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की और उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इस्कीमिया फिर भी नंबर 1 पे आएगा। इस्कीमिया से फिर भी वो कॉजेज़ जो हैं लेस इंपॉर्टेंट होंगी, कॉजेटिव जो फैक्टर होंगे वो लेस इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इस्कीमिया हमेशा नंबर ले जाएगा, क्योंकि इस्कीमिया की वजह से डायलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अल्कोहलिज्म मोस्ट कॉमन कॉज, अल्कोहलिज्म भी सेकंड मोस्ट कॉमन है। लेकिन हम यहाँ पे एक डिबेट करते हैं, मतलब क्या अल्कोहलिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होना ठीक है या इस्कीमिक होना ठीक है? कौन सी ज़्यादा डेंजरस है? अगर किसी को अल्कोहलिक हो, अक्सर ये बात गलत समझी जाती है कि वो कहते हैं चलो अल्कोहलिक है ना तो फिर ठीक है, इस्कीमिक होती तो देखो कितना मसला हो जाता है। नहीं, अगर अल्कोहलिक है तो उसको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल है। इस्कीमिक है तो मैं ले जाऊंगा, जाके बाईपास कर दूंगा, इस्कीमिया को ठीक कर दूंगा, एस्पिरिन दे दूंगा, ब्लड थिन कर दूंगा, वो उसको इस्कीमिया को बेहतर कर लूंगा। मेरे पास 100 ऑप्शन हैं इस्कीमिया बेहतर करने के लिए। मेरे पास अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी ठीक करने की कोई ख़ास तरीके नहीं हैं। मैं अल्कोहलिज्म को जो 30 साल से चलता आ रहा है, क्या 4 घंटे में इसको ट्रीट कर सकता हूँ? इस्कीमिया में 4 घंटे में बाईपास से ट्रीट कर सकता हूँ। इसलिए लोग इसको गलत समझते हैं, गलत बात कर कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में कि मे बी अल्कोहलिक जो कार्डियोमायोपैथी है वो ईजिली ट्रीटेबल है। नहीं, इस्कीमिक बेहतर ट्रीटेबल है, ठीक है? पेरीपार्टम कोई क्लियर बात नहीं है इसके बारे में कि क्यों प्रेग्नेंट वुमेन में कार्डियोमायोपैथी डायलेटेड होती है। कहा यह जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ऐसे एंटीजेंस बनते हैं कि जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और वो जब जाके वो हार्ट पे एक्ट करते हैं तो वो हार्ट मस्कुलर वॉल को, मायोकार्डियम को डैमेज करते हैं, और जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी डायलेटेड हो जाती है। बट ये स्पेकुलेशन है, हाइपोथेसिस है, इस पर कुछ श्योरिटी नहीं है, अभी तक कोई बात नहीं की गई। पोस्ट मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस के बाद एंडोकार्डाइटिस, और मायोकार्डाइटिस के बाद अगर आपको एंटीजेंस वहाँ पे बनेंगे और उसी तरह ही एंटीबॉडीज़ उन पे एक्ट करेंगे, जैसे ड्रेसलर सिंड्रोम है उसमें भी यूँ ही है कि एंटीजेंस बनेंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगे, और जब एंटीबॉडीज़ उन पे एक्ट करेंगे तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और जब वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस पे एंटीबॉडीज़ जाके एक्ट करेंगे तो फिर वो डैमेज करेंगे उस लोकल मस्कुलर वॉल को। टॉक्सिन्स, इन टॉक्सिन्स की वजह से ज़ाहिर है उसी तरह ही जिस तरह से बाकी इम्यून सेल्स एक्ट करते हैं, उस तरह के टॉक्सिन्स भी एक्ट करते हैं और इरिटेट करते हैं उस मस्कुलर वॉल को। डॉक्सोरोबिसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, विनक्रिस्टीन, ये सारी की सारी के बारे में ये कहा जाता है कि ये इनिशियली वहाँ पे फाइब्रोसिस करवाती हैं, और फाइब्रोसिस के बाद आहिस्ता 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 जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की तरफ पेशेंट चला जाता है। ज़रा ये गौर कीजिए कितनी डायलेशन है, ये देखिए कहाँ ये वेंट्रिकुलर एंड सिस्टोलिक डायमीटर दिखाया गया है, कितना डायलेटेड चैम्बर है। देखिए कितनी ज़्यादा मायोकार्डियम का लॉस हुआ है। ये मायोकार्डियम अच्छी खासी थिक होनी चाहिए थी, बट आप देख लें वो इतनी रेडिश नहीं है जितनी ब्लैकिश है, और कितनी थिन रह गई है, ठीक है? और आपको सब एंडोकार्डियल
फाइब्रोसिस नज़र आ रहा है, जिसकी बात अभी मैंने आपको ड्रग्स के बारे में की है। ये फाइब्रोसिस होता रहता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता रहता है आपकी वॉल को, क्योंकि फाइब्रोसिस भी तो आप ये देखें ना, फाइब्रोसिस होता कब है? इंजरी हुई, ड्रग दी, उसने मस्कुलर वॉल को इंजरी की, किसी भी तरह उस पर एक्ट करके उसको इन्फ्लेम किया, फिर वो हील हुई, फिर ड्रग ने इन्फ्लेम किया, फिर वो हील हुई, फिर वो इन्फ्लेमेशन हुई, हील हुई, और एट द एंड रिप्लेसमेंट होगी ग्रेनुलेशन टिश्यू से और वहाँ पे फाइब्रोसिस होगी। और फाइब्रोटिक जो वॉल है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फंक्शनल नहीं रहती। फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में अब आप ये देख लें, पल्मोनरी वेजल्स की कंजेशन देखें। खैर ये एक वेग एक्सरे है इस मामले में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देख लो तो ये ठीक है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में एक्सरे ले लो तो ऐसा मिलेगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में ले लो तो ऐसा मिलेगा, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में तो देख लो तो ऐसा मिलेगा। जिस जिस डिजीज़ में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है वहाँ पल्मोनरी वेजल कंजेशन आपको मिलेगी, एंड नाउ यू नो व्हाई ये पल्मोनरी वेजल्स कंजेशन है। कार्डियोमेगेली हुई भी है, आपको पता है क्यों होगी? क्योंकि डायलेशन होगी है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हमेशा ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी, इनहेरेंट होगी, ठीक है। और जो हॉलमार्क है अनएक्सप्लेन्ड हाइपरट्रॉफी ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा होता क्या, एक मिनट ठहरो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इससे शायद आपको समझ आए। होता ये है कि ये अगर मैं कहूँ कि नहीं ठहरें, सही तरह से बता रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये आपका ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल की यहाँ से बाहर की तरफ उसका आउटकम है, बाहर की तरफ उसने जाना है इनटू एओर्टा, ठीक है। इसको मैं एओर्टा बना देता हूँ, ये हमारा एओर्टा है, ठीक है। यहाँ की तरफ अगर जाना है, ये जो एग्जिट डोर है, यहाँ पे आपका कौन सा वॉल्व होगा? एओर्टिक वेल्व होगा। ये जो एग्जिट डोर है ना, एक मिनट ठहरो, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ये एग्जैक्टली इस गेट पे। इससे पहले, एओर्टिक वाल्व से पहले, इसको सेप्टा का हिस्सा कहेंगे। ये वाली जो एक वॉल है इसको हम सेप्टा का हिस्सा कहेंगे, और ये जो दूसरी वॉल है ये हम लेटरल वॉल ऑफ वेंट्रिकल कहेंगे। ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है और जो लेटरल वॉल है, इसका जो एंड होगा बिल्कुल एओर्टिक वाल्व से पहले, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हुई हुई होगी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की भी, लेटरल वॉल ऑफ वेंट्रिकल की भी। ये जो हाइपरट्रॉफी होगी ये क्या कर रही है, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसके आउटकम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वो ये है कि यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया था इस वेंट्रिकल में, अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने जाना था एओर्टा में, अब ये इसने यहां से गुजरना है, तो अब यहाँ पे क्योंकि ये वॉल थिक हुई हुई है, तो उस ब्लड को गुजरने के लिए बहुत ऑब्स्ट्रक्शन फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि वो वॉल ने अपनी थिकनेस की वजह से उस ब्लड के जो बाहर निकलने का रास्ता था उसको नैरो डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि उस हाइपरट्रॉफी ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम and lateral wall of ventricle causes the obstruction in left ventricular ejection fraction। वो जो बाहर इजेक्ट होना था, जो स्ट्रोक वॉल्यूम था, स्ट्रोक आउटपुट था, वो कम हो रहा है बिकॉज उस ब्लड को बाहर निकलते हुए फेस करना पड़ रही है ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रॉफी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी obstructive cardiomyopathy, and it is genetic. Not hypertrophic cardiomyopathy is genetic. Hypertrophic cardiomyopathy, the most common cause of hypertrophic cardiomyopathy is hypertension, but hypertrophic obstructive cardiomyopathy की most important cause जो है वो autosomal dominant है, वो inherent है, inheritance है, ठीक है, familial है, क्रोमोसोम 14 पे म्यूटेशन होगी, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके आउटकम्स क्या हैं। कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, कोई भी चीज़ जो ब्लड हार्ट में कम पहुंचा रही है
और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रही है, ये दोनों रीजंस की वजह से हाइपरट्रॉफी होगी। फिर से सुन लीजिए, कोई भी रीजन जो हार्ट में ब्लड कम पहुंचा रही है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रही है जबरदस्ती, दैट विल कॉज हाइपरट्रॉफी। पहली बात, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कोई चीज इंक्रीज करवा रही है, हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करना पड़ा है, फाइबर्स ज्यादा जनरेट होंगे। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्डले लॉ हाइपरट्रॉफी होगी। प्रीलोड कम है, ब्लड कम पहुंच रहा है, फिर क्या होगा? ब्लड कम पहुंच रहा है, हाइपरट्रॉफी तो है ही है। हालांकि इसमें अब फिलिंग का मसला नहीं है, फिलिंग का मसला नहीं है, ऑलरेडी चैम्बर बड़ा है, ब्लड भी वहां पे कम, एक तो उसके पास डायमीटर ही नहीं है ब्लड इकट्ठा करने का, ऊपर से ब्लड और भी पीछे से कम आ रहा है, तो फिर तो हाइपरट्रॉफी और बढ़ेगी। हर वरना अगर ब्लड ज्यादा आता तो आरबीसीज ज्यादा होते और आरबीसीज उस इंक्रीज्ड डायमीटर हाइपरट्रॉफिक लेफ्ट वेंट्रिकल को प्रेशर से थोड़ा सा डायलेट कर देते, थोड़ा सा अकोमोडेट कर लेते अपने आप को। लेकिन पीछे से अगर ब्लड भी कम आएगा और कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा एफिशिएंट होगी तो हाइपरट्रॉफी और इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई अगर ब्लड देखें, अगर ब्लड कंटेंट अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है, अगर ब्लड कंटेंट अच्छा खासा आएगा तो वो अपने प्रेशर से कुछ ना कुछ डायमीटर को, उस हाइपरट्रॉफिक जो चैम्बर होगा उसके डायमीटर को कुछ ना कुछ ज्यादा कर लेगा, अपने आप को किसी ना किसी तरह अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी भी अगर फ्रेजाइल बॉटल में या फ्रेजाइल किसी भी कप में अगर ज्यादा पानी डाल दें, पानी अगर उसमें डालते जाएं तो वो फूलता जाता है और ज्यादा से ज्यादा उस पानी को अकोमोडेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर आप सिंपल गुब्बारा ले लें, अगर उसमें फूंक ना भरें उस गुब्बारे में, अगर आप उसमें पानी डालें तो आपने देखा वो पानी अकोमोडेट करना शुरू कर देगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा और पानी को अकोमोडेट करता जाएगा और अच्छा खासा बलून जो है वो बड़ा सारा हो जाएगा। इसी तरह, बिल्कुल इस तरह तो इसमें नहीं होता ऑब्वियसली, हाइपरट्रॉफिक मसल है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे होता है, वो जो मसल है वो फ्लेक्सिबल तो है ना, पत्थर तो नहीं बन गया, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है ना ये, तो कुछ ना कुछ ज्यादा ब्लड कंटेंट जब आता है तो वो डायमीटर को ज्यादा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आरबीसीज उस हाइपरट्रॉफिक वॉल के अगेंस्ट फोर्स जनरेट करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं और थोड़ा बहुत अपना डायमीटर बढ़ा के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। अब पीछे से ब्लड ही कम आ रहा है, ये तो और मसला हो गया, प्रेशर से डायमीटर ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, ब्लड ही कम आएगा तो हाइपरट्रॉफी बढ़ जाएगी, क्योंकि अंदर ब्लड है ही नहीं, इतना कंटेंट ऑफ ब्लड अंदर है ही नहीं कि वो डायमीटर को प्रेशर से इंक्रीज कर सके। ठीक है, और फिर जितना कम ब्लड होगा उतना एफिशिएंटली आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतनी कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, जितनी कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ेगी उतनी हाइपरट्रॉफी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई कोई भी चीज व्हिच इज इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्टिलिटी और डिक्रीजिंग द ब्लड कंटेंट विल कॉज हाइपरट्रॉफी। अब बात है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स दे दें, आइनोट्रोप्स दे दें, बड़ी बीटा एगोनिस्ट आपने दे दिया, टैकीकार्डिया आपने कर दिया, टैकीकार्डिया आपने कर दिया तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई तो क्या हुआ? हाइपरट्रॉफी हो गई। सिंपल टैकीकार्डिया हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई। प्रीमेच्योर बीट्स आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई। प्रीलोड कम हो रहा है, वेल्सल्वा और स्टैंडिंग से प्रीलोड कम होता है, आपको पता है, हम पहले इस बात को पढ़ चुके हैं। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, अंदर ही डिहाइड्रेटेड है, बंदा ही डिहाइड्रेटेड है, ब्लड वॉल्यूम ही कम है, ब्लड कम पहुंच रहा है हार्ट को। नाइट्रेट्स वेसोडाइलेटर दे रहे हैं, पेरीफ्रीज में ब्लड चला गया, हार्ट की तरफ कम आ रहा है, फिर हाइपरट्रॉफी बढ़ गई। टैकीकार्डिया, फिर वही बात हुई, टैकीकार्डिया से भी तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, टैकीकार्डिया से, क्योंकि जितना टैकीकार्डिया होगा उतना फिलिंग टाइम डिक्रीज होगा, फिलिंग टाइम जितना डिक्रीज होगा उतनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, आफ्टर लोड हाइपोवोलीमिया, नाइट्रेट वेसोडाइलेटर्स आपको पता ही है, ये भी बात हम पहले कर चुके हैं, इस बात की भी आपको समझ आ गई होगी। तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डिस्निया कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता ही है, जितनी कॉजेज हैं which are causing congestive heart failure, उसमें आपको डिस्निया मिलेगा, उसमें आपको डिस्निया, उसमें लिथार्जी मिलेगी, उसमें पल्मोनरी एडिमा मिलेगा, उसमें पिंक स्पूटम मिलेगा। मतलब ये बात तो मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं करनी चाहिए। एंजाइना, पैल्पिटेशंस, प्री-सिंकपी, पैल्पेबर, S4 गैलप, वाई? हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉज S4 गैलप। एक और बात बताई थी, S4 हमेशा हाइपरटेंशन में होता है, और हमने भी क्या बात की है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हमेशा हाइपरटेंशन में होती है। तो समझ आ गई, रिलेट हो गया, इस तरह से याद रखिएगा।
सिस्टोलिक मर्मर ऑब्वियसली क्योंकि सिस्टली और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत एफिशिएंट है, बल्कि ओवर ही एफिशिएंट है, तो सिस्टोलिक मर्मर आपको आएगा। उसकी वजह से होगा क्या कि जो माइट्रल एक वर्ड आगे आएगा उससे आपको समझाता हूँ। ये डायग्नोसिस में पढ़े, क्योंकि ये जो स्लाइड है इस पर जो लिखा हुआ है माइट्रल रिगर्जिटेशन मर्मर, इसको मैं आगे समझाता हूँ। सडन डेथ कैन बी द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन बिकॉज मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि जो वेंट्रिक्यूलर मैनिफेस्टेशन एबनॉर्मल हो जाएं तो डेथ हो सकती है बहुत जल्दी। वाई? बिकॉज अगर ये हाइपरट्रॉफी बढ़ती रही, एट द एंड इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, एकदम फाइबर्स रप्चर होंगे और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी या डायलेशन हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, और एरिथमिया से फौरन डेथ हो जाएगी। लेकिन मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि अगर एट्रिया की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं तो हमारे पास स्टिल टाइम होता है, दोज आर नॉट दैट काइंड ऑफ डेंजरस। हालांकि अगर आप एट्रियल फिब्रिलेशन में ईसीजी देखो तो आप ईसीजी देख के कहोगे ये बंदा बचा कैसे हुआ है, समझ तो कुछ आ नहीं रही ना, कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन बंदा आराम से आपके सामने बैठा हुआ होगा। हो सकता है उसको एंजाइना फील हो रहा हो सकता है उसको पैल्पिटेशंस हो सकता है उसको डिस्निया हो, बट फेटल नहीं होगा। वेंट्रिकल में शायद ये सब हुए बगैर ही उसको हार्ट अटैक से वो डेथ हो जाए उसकी, वो मोस्टली पहली मैनिफेस्टेशन ही डेथ हो सकता है कि वो डिस्निक भी ना हो और पहले ही डेथ हो जाए उसकी। ठीक है, अच्छा मैं आपको इस बारे में समझाना चाह रहा था कि ये माइट्रल रिगर्जिटेशन मर्मर 3 में क्या है। ये आगे पढ़िए, एको को देखिए, एको पॉइंट नंबर 2, मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस हाइपरट्रॉफी। एक तो हमें समझ आ गई ऑब्वियसली हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हाइपरट्रॉफी तो नजर आएगी ना 2D एको में। सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन विच इज आल्सो कॉल्ड सैम, आपकी बुक में अगर कहीं लिखा हो सैम, सैम में क्या होता है, सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन। व्हाई? बिकॉज वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, थोड़ा सा ब्लड रिसीव हो रहा है, बहुत एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन है, थोड़ा सा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ा सारा मस्कुलर हैवी लेफ्ट वेंट्रिकल मौजूद है, बड़ी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, इतनी फोर्सफुल और इतनी प्रेशराइज्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी कि वो प्रेशर आपके माइट्रल वेल्व तक इतनी जोर से जाएगा कि माइट्रल वेल्व के लीफलेट्स एंटीरियरली मूव कर जाएंगे ड्यूरिंग सिस्टली ऑफ वेंट्रिकल। और एंटीरियरली मूव करने का क्या मतलब है, जैसे माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स में वो लहरा जाते थे लेफ्ट एट्रियम में, इसमें भी लेफ्ट एट्रियम में लहराने लग जाएंगे, विच इज कॉल्ड सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन। सिस्टोलिक किसका? लेफ्ट वेंट्रिकल का, एंटीरियरली किसमें? माइट्रल वेल्व में, वो मोशन करते हुए नजर आएंगे ऑन 2D एको। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताना था, और माइट्रल रिगर्जिटेशन मर्मर। हाँ, मिड सिस्टोलिक क्लोजर ऑफ एओर्टिक वेल्व। अच्छा, मिड सिस्टोलिक क्लोजर ऑफ एओर्टिक वेल्व क्यों इतनी जल्दी एओर्टिक वेल्व? क्योंकि एओर्टिक वेल्व जो ब्लड कंटेंट होगा एक ऑलरेडी वो कम है, ऊपर से अच्छा खासा हैवी मस्कुलर, आगे पास हाइपरट्रॉफिक लेफ्ट वेंट्रिकल है, पहली आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में ही वो सब कुछ निकाल देगा, सारा ब्लड जो है वो इजेक्ट कर देगा इनटू एओर्टा, पीछे जरूरत ही नहीं है, एओर्टिक वेंट्रिकल जो है मिड सिस्टोलिक ही बंद हो जाएंगे इतनी जल्दी, उनको जरूरत ही नहीं है कि वो ज़्यादा देर बंद रहे। ठीक है, वो बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे क्योंकि सारा ब्लड कंटेंट बड़ी जल्दी इजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ट्रीटमेंट, अब बड़ी अमेजिंग बात बताऊं आपको, ये जो रीजंस हैं यहाँ पे लिखी हुई इनको उलट कर दो तो ट्रीटमेंट बनता है। कैसे? बीटा एगोनिस्ट जा रहे हैं जी, बीटा एगोनिस्ट से क्या होगा? टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया से क्या होगा? इट एग्जेजरेट्स द सिम्टम्स ऑफ हाइपरट्रॉफी, ये तो एग्जेसरबेट कर देंगे सिम्टम्स को, एग्जेजरेट कर देंगे हाइपरट्रॉफी को, नहीं, हम इसका उलट देंगे, बीटा एगोनिस्ट से एग्जेजरेट हो रही है हाइपरट्रॉफी, ट्रीटमेंट पढ़िए, बीटा ब्लॉकर से कम हो जाएगा। कैसे? फिलिंग का टाइम बढ़ जाएगा, फिलिंग का टाइम बढ़ेगा, डायमीटर इंक्रीज होगा, एफिशिएंट इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, इस्कीमिया कम से कम होगा, डायलेशन की तरफ पेशेंट नहीं जाएगा, हाइपरट्रॉफी भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगेन कॉन्ट्रैक्टिलिटी की जो पावर है, ये डिल्टियाजिम और वेरापेमिल जो है ये बेहतर कर देते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की अगर पावर को वो डिक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसके डिक्रीज होने की वजह से हाइपरट्रॉफी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितनी वो फोर्स जनरेट कर रहा है उतने मसल्स भी तो डिवाइड हो रहे हैं फ्रैक्स स्टार्लिंग लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को आप कम कर दें, कम हो जाएगा।
आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है कम हो जाएगी और हाइपरट्रॉफी कम हो जाएगी। अच्छा, डाइसोपैरामाइड ऑन ओकेजन, डाइसोपैरामाइड मेरे ख्याल से आपको इतने इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। डाइसोपैरामाइड जो है ये जो क्लास 1 एंटी एरिथमिक है, ये लाइडोकेन और प्रोपेनामाइड भी इसी क्लास से रिलेटेड हैं। बहुत पोटेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेडिकार्डिया करवाती है और बहुत अच्छे से एंटी एरिथमिक भी है, बहुत अच्छी एंटी एरिथमिक भी है और हार्ट रेट बहुत अच्छा कंट्रोल करती है और फिलिंग टाइम बहुत अच्छे से बढ़ा देती है। फिर वही बात, फिलिंग टाइम बढ़ा देंगे, क्या कर रहे हैं आप? फिलिंग टाइम बढ़ा के आप ब्लड कंटेंट बढ़ा रहे हैं, आप हेल्दी कर रहे हैं हार्ट को। कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो भी आप हेल्दी कर रहे हैं हार्ट को, क्योंकि आप हाइपरट्रॉफी को कम कर रहे हैं। सर्जरी फॉर सवियर केसेस, बहुत ज़्यादा सवियर हो जाएगा तो सर्जरी हो जाएगी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, चलो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। लीस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी, वाई? बिकॉज जिन वजूहात की वजह से ये होता है वही बहुत लीस्ट कॉमन है। जैसे वजूहात पढ़िए, सार्कोइडोसिस, अमाइलॉइडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, नियोप्लेजिया, स्क्लेरोडर्मा, कैंसर, कैंसर भी इसमें आता है, रेडिएशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करवाती हैं? फाइब्रोसिस। ये जितनी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं? मस्कुलर वॉल को नॉन कंप्लाइंट बनाती हैं। ये जितनी भी डिजीजेस हैं ये मस्कुलर वॉल को क्या करती हैं? रेस्ट्रिक्ट करती हैं मूवमेंट से, उनकी काइनेटिक एनर्जी उनसे छीन लेती हैं, उनकी फ्रिजिलिटी उनसे छीन लेती हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उनसे छीन लेती हैं। उसकी वजह से क्या होता है? उनको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में बहुत मसला होता है। उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करने की वजह जो नहीं हो पाती, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से मोशन नहीं है आपके, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन नहीं है आपकी मस्कुलर वॉल की, कार्डियक मस्कुलर वॉल की। और कार्डियक मस्कुलर वॉल की अगर ये नहीं होगी, खास तौर पे वेंट्रिकुलर, क्यों बार बार आप देखें दोबारा उन्होंने लिखा है नॉन कंप्लाइंट वेंट्रिकुलर वॉल्स, हालांकि नॉन कंप्लाइंट एट्रियल वॉल्स भी हैं, बट वेंट्रिकुलर जरूर लिखते हैं वो। एट्रियल इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, क्यों? क्योंकि एट्रियल वॉल्स अगर नॉन कंप्लाइंट नहीं भी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ब्लड आ जाना है वेंट्रिकल में, तो कोई बात नहीं, हम एट्रिया को बॉदर ही नहीं कर रहे। बट इसमें एट्रिया भी है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो चूज करके बैठा हुआ है ये अमाइलोइडोसिस के मैंने वेंट्रिकल पे ही हमला करना है, मैंने उधर जाके कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। और अमाइलोइडोसिस में है क्या? एबनॉर्मल प्रोटीन की एक्यूमुलेशन है इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल और एट्रिया। सार्कोइडोसिस भी यही है, हीमोक्रोमेटोसिस भी यही है, आयरन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी और कंसिक्वेंसेस इन सब चीज़ों का क्या है? फाइब्रोसिस। और क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। नॉन कंप्लाइंट का यही मतलब है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर वही बात, डिस्निया, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस का क्या मतलब है? जनाब इस्कीमिया हो रहा है आपके मसल्स को, जनाब ब्लड पूरा एओर्टा में नहीं जा रहा, जनाब आपकी जितनी भी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, वो अच्छी तरीके से परफ्यूज नहीं हो रहे, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही तो एटीपी नहीं बन रहा, एटीपी नहीं बन रहा तो आपकी मस्कुलर जो आपकी जो मसल्स हैं और आपकी जो एक्सरसाइज है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और आपको पेन शुरू हो जाता है, क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस शुरू हो जाता है, क्योंकि एटीपी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा। वीकनेस, वीकनेस तो ऑब्वियसली अगर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस नहीं है तो वीकनेस तो आपको महसूस होगी, और वीकनेस इस वजह से भी महसूस होगी क्योंकि थोड़ा सा काम करने से आप थक जाएंगे, क्योंकि आपको सांस चढ़ जाएगा। एडीमा, एलिवेटेड जेवीपी, नॉर्मल बातें हैं। हेपेटोमेगैली, ये सारी चीज़ें वो क्या बता रही हैं? दैट मीन्स हार्ट मूव नहीं कर रहा, एडीमा हो रहा है, ब्लड आगे नहीं जा रहा, पीछे की तरफ रिवर्ट हो रहा है, पेरिफेरल एडीमा हो गया। एलिवेटेड जीवीपी है, एलिवेटेड जेवीपी क्यों है? मैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ब्लड रुका हुआ है हार्ट में, क्योंकि ब्लड की वॉल्स पंप नहीं कर रही ठीक से, ब्लड रुक रहा है, कंजेशन हो रही है, तो जुगुलर वेन ने सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो राइट एट्रियम में ऑन इनहेलेशन ब्लड पहुंचाना था, नहीं पहुंचा पा रहा, जुगुलर वेन एंगॉर्जमेंट हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हेपेटोमेगैली क्यों है? राइट हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच रहा, पर पोर्टल सर्कुलेशन में रुक रहा है, इंफीरियर वेना केवा में रुक रहा है, जिसकी वजह से लिवर का साइज बढ़ जाएगा। एसाइटिस क्यों हो रही है? इसी तरह ही पोर्टल सर्कुलेशन से जब एंगॉर्जमेंट हो जाएगी तो फिर पेरिटोनियम में फ्लूइड चला जाएगा, वॉल्यूम चला जाएगा, जिसकी वजह से एसाइटिस हो जाएंगी। एसाइटिस है क्या? पेरिटोनियल फ्लूइड का इंक्रीज होना, पेरिटोनियम में फ्लूइड का आ जाना, वेस्कुलर कंटेंट का आ जाना। S4 एंड S3 दोनों, अब देखिए जरा, दोनों आ गए हैं इसमें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर वॉल भी है और नॉन कंप्लाइंट भी है, दोनों। ठीक है, S4 भी है। S4 कब होती है? जब हाइपरट्रॉफिक होती है, और जब नॉन कंप्लाइंट वेंट्रिकुलर वॉल होती है, जब इस्केमिक वॉल होती है, जब सख्त स्टिफ वॉल होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल
तो वो उसके ऊपर जब ब्लड गिरता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। S3 क्यों आ गया यहाँ पे? क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी तो चल रहा है ना, दोनों इकट्ठे हैं। S3 तब आता है जब ब्लड कंटेंट बढ़ जाता है, जब कंजेशन हो जाती है ब्लड की। S4 कब आता है? जब नॉन कंप्लाइंट स्टिफ हाइपरट्रॉफिक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों हैं, क्योंकि ना वॉल मूव कर रही है ना ब्लड पंप हो रहा है, कंजेशन भी हो रही है, स्टिफनेस भी है। कुज़मोल साइन इंपॉर्टेंट थिंग है, हमेशा याद रखिएगा। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में कुज़मोल साइन का क्या मतलब है? कुज़मोल साइन का मतलब ये है ऑन इनहेलेशन आपकी जो नेक वेन्स हैं उनको डायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, खासतौर पे जुगुलर्स जो हैं और इनको डायलेट नहीं होना चाहिए। ऑन इनहेलेशन जुगुलर वेनस प्रेशर और नेक वेन्स का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होना चाहिए, इसमें डिक्रीज नहीं होगा, उल्टा ऑन इनहेलेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? मेरे ख्याल से मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, क्योंकि राइट हार्ट में ब्लड रिसीव नहीं हो रहा। क्यों रिसीव नहीं हो रहा? क्योंकि सुपीरियर वेना केवा में ब्लड है तो सही, लेकिन राइट एट्रियम में कहां से रिसीव हो? पिछला ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर चल रहा है, फिर इस वजह से जुगुलर वेनस प्रेशर इवन ऑन इनहेलेशन इंक्रीज हुआ होगा। नेक वेन्स ऑन इनहेलेशन, नेक वेन्स से जो प्रेशर है वो एलिवेटेड मिलेगा आपको, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कुज़मोल साइन। एक्सरे माइल्ड कार्डियोमायोपैथी, पल्मोनरी कंजेशन, कहाँ हमने ये नहीं पढ़ लिया। ईसीजी लो वोल्टेज कंडक्शन डिस्टर्बेंस, लो वोल्टेज इसलिए भी होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा कंजेशन हुई भी होती है कि जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है तो इतनी ज़्यादा इफ्यूजन होती है पेरिकार्डियम में कि जब आप ईसीजी लगाते हैं तो उनको उस पेरिकार्डियल फ्लूइड से उस करंट को गुजर के हार्ट मसल तक पहुंचना पड़ता है। तो जब वो वहां से गुजर के वहां तक पहुंचते हैं तो करंट उतना एफिशिएंटली ईसीजी नहीं बनाता, जिसकी वजह से लो वोल्टेज कॉम्प्लेक्सेस आ रहे होते हैं बड़े भी, आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे सही तरह से शायद वेंट्रिकल काम कर ही नहीं रहा। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में वैसे भी वेंट्रिकल सही काम नहीं कर रहे, इसलिए सही तरह से कॉम्प्लेक्सेस नहीं बन रहे होते। कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस क्यों है? इसलिए है क्योंकि वॉल मूव नहीं कर रही। एको में क्या आएगा? पढ़ लीजिए जी, जितनी बात हमने की है एको में उन्होंने बता दिया। रिजिड मायोकार्डियम, कैरेक्टरिस्टिक सीन इन माइलोडोसिस विद थिकनिंग ऑफ वॉल कार्डियक स्ट्रक्चर्स। नो गुड ट्रीटमेंट। एक दफ़ा जब डेड हो गई है वॉल, क्या कर लोगे आप उसको? कैसे ठीक करोगे आप उसको? हार्ट ट्रांसप्लांट ही हो सकता है। चलें जी, पेरिकार्डियल नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।